हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये विश्व के भूगोल का थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के PDF के लिए। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में आराम से रिवाइज कर लेंगे। ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देखकर रिवीजन करना है तो वीडियो देखकर करते रहें, नोट्स से करना है तो नोट्स से करते रहें। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चट्टान की, उसके बाद एक एक करके सारी बातें करेंगे। देखिए, चट्टान में सबसे पहले बात की जाए आग्नेय शैल की। ठीक, आग्नेय शैल ये स्टार्टिंग फेज की चट्टान है। उसके बाद इसमें अपर्दन के बाद से, इरोजन के बाद से अवसादी चट्टानें बनेंगी। इसमें इरोजन होगा, रूपांतरित चट्टानें बनेंगी। ठीक, एक एक करके हम देखेंगे। चलिए देखिए, आग्नेय शैल की बात की जाए, ये सबसे मजबूत टाइप वाली चट्टान होती है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है ना, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा की वजह से, बाह्य भाग में लावा की वजह से। अभी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे जब ज्वालामुखी देखेंगे। तो देखिए, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उद्भेदन जो होता है, इरप्शन होता है, इसमें से जो लिक्विड पदार्थ बाहर निकलेगा। ठीक है, लिक्विड मटीरियल, तो अंदर में कहीं जगह होगी, तो इधर की तरफ ये लिक्विड पदार्थ मान लेते इधर की तरफ मूव कर गया। ठीक, मूव कर गया या फिर मतलब उद्भेदन रुक गया। ठीक, तो ठंडा होने के बाद ये लिक्विड पदार्थ है ना, ठंडा होने के बाद लिक्विड पदार्थ ये क्या हो जाएगा, चट्टान बन जाएगा। ये पदार्थ जो है चट्टान बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस लिक्विड पदार्थ को पृथ्वी के अंदर क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और यही लिक्विड पदार्थ जब बाहर निकलेगा ना, बाहर निकलेगा तो इसको ये क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अंदर में मैग्मा बोलते हैं, बाहर में इसी लिक्विड पदार्थ को लावा बोलते हैं। और ये इधर की तरफ मूव कर जाता है, निकलने के बाद इधर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक, फिर ठंडा होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ठंडा होने के बाद चट्टान बन जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, टेम्परेचर काफ़ी होता है। अब इसके अंदर में कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं तो वो जलकर राख हो जाएंगे, उनका अवशेष भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद तो ये आप समझ पाए होंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा की वजह से, बाह्य भाग में लावा की वजह से, ठीक ना, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। विशेषता की बात की जाए तो ये रवेदार होते हैं, ग्रैनुलर, दानेदार टाइप के, मतलब पानी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा इसके अंदर। ठीक, परतों का अभाव होता है। दानेदार है तो परत है ही नहीं, परतों का अभाव होता है, परत नहीं होता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म का अभाव, अभी तो मैंने बताया ना, जलकर ही राख ही, उनका अवशेष भी नहीं प्राप्त होगा। जीवाश्म का अभाव मिलेगा इसमें आग्नेय शैल में। और इनका संबंध जो होता है वो प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ये समझा दिया है मैंने आपको। ये भी समझ पाए हैं, इसमें पानी का प्रवेश बहुत कम, नहीं ना के बराबर पानी का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसका प्रकार जो होता है ना, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होता है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों होता है। ठीक, जिसको हाईलाइट किया है ना उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्राथमिक, अभी मैंने बोला स्टार्टिंग फेज की ये चट्टान है, तो यही वही बात यहाँ लिखी गई है, प्राथमिक शैल। ठीक है ना, प्राइमरी स्टोन है ये। एग्जाम्पल में ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा। आग्नेय शैल के जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो ग्रेनाइट ध्यान रख लीजिए, बेसाल्ट ध्यान रख लीजिए। उसके बाद ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों जरूर ध्यान रख लीजिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये है गैब्रो, ये है पैग्मेटाइट। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें अवसादी चट्टान की, तो वही जो आग्नेय शैल है ना, आग्नेय चट्टानें हैं, उसमें अपर्दन के बाद, अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा, हवा की वजह से, टूट फूट की वजह से, पानी की वजह से, ठीक, अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा पहले से उपस्थित चट्टानों से बनता है ये चट्टानें बनती हैं। कौन सी, अवसादी चट्टानें। ध्यान रखिएगा, ये परतदार चट्टानें होती हैं, टूट फूट के बाद बनती हैं, इसलिए ये परतदार चट्टानें होती हैं। इसलिए इसमें मतलब अधिकांशतः जो जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं ना, इसी में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, परतदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं अधिकांशतः जीवाश्म एवं खनिज तेल। अच्छा, जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल कुछ आप जानते होंगे। देखिए, जैसे कोयला हो गया, कोयला जो पाया जाता है ना, वो परतदार चट्टानों के अंदर पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कोयला जो है एग्जाम्पल है,
कई का एग्जाम्पल है परतदार चट्टानों का। उसके बाद बात की जाए, हाँ, एक आप पेट्रोलियम का भी नाम सुने होंगे, या फिर प्राकृतिक गैस है, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे इन बातों को जो मैंने यहाँ लिखा है वो आगे भी नोट कर दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात की जाए, देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं अवसादी चट्टान में। एक तो बलुआ पत्थर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर कांग्लोमेरेट है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर भी ध्यान रख लीजिएगा, शेल है, सेल्ट आदि, ठीक, ये सब एग्जाम्पल्स कुछ ध्यान रख लीजिएगा। सब में 2-3 एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिए, काम हो जाएगा। रूपांतरित चट्टान की बात की जाए या फिर कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब जो अवसादी चट्टान है, अब इनमें टूट फूट होगा, इनकी वजह से जो चट्टान बनेंगे उनको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, ठीक है। इनमें टूट फूट हो या फिर जो स्टार्टिंग में आग्नेय शेल में उनमें हो, वो भी जो बन रहे हैं उनको भी तो रूपांतरित बोल सकते हैं ना, तो ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। इनका निर्माण कैसे होता है, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में परिवर्तन के फलस्वरूप, तो यही बातें मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुछ एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिएगा, जैसे स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, नीस हो गए, क्वार्टजाइट आदि, ठीक है। पुनः रूपांतरण की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो रूपांतरित ये चट्टाने हैं ना, अब इसमें पुनः फिर से अगर टूट फूट होता है, मतलब इसमें जो इरोजन होता है उसके बाद कोई चट्टान बनती है, ठीक, उसको बोलते हैं पुनः रूपांतरण। का मतलब क्या हुआ, रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण, ठीक, उसमें भी परिवर्तन। चलिए, हाँ, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये जो नोट में मैंने लिखा है, आग्नेय चट्टानों का जो रूपांतरण होता है, आग्नेय चट्टान में आप याद रखिएगा, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट से नीस बन गया, ठीक है, रूपांतरित होकर, या फिर बेसाल्ट से शिस्ट बन सकता है, या फिर बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बन सकता है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। सबसे जरूरी ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है। अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो शेल है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर, हाँ, इनका रूपांतरण होता है, तो रूपांतरण के बाद ये क्या बनते हैं ध्यान रख सकते हैं आप, स्लेट है, चूना पत्थर का रूपांतरण होता है तो ये संगमरमर में बदल जाता है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट में ये बदल सकता है, ठीक है, ये सारी बातें हैं। हाँ, रूपांतरित चट्टानों का फिर से अगर रूपांतरण होता है उसकी बात की जाए तो काई में हो सकता है, स्लेट बदल सकता है काई में, फाइलाइट बदल सकता है शिस्ट में, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद ज्वालामुखी, हाँ, एग्जाम्पल्स के बाद वो परतदार चट्टान वाला मैंने जो अवसादी वाला एग्जाम्पल दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं इसी में पाए जाते हैं, और कोयला इसी का एक एग्जाम्पल है। चलिए, उसके बाद ज्वालामुखी की बात की जाए तो ज्वालामुखी की बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है स्टार्टिंग में ही, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करते हैं कि इनमें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, जो विस्फोट होता है उसके बाद उसमें से इरप्शन होता है, उद्भेदन होता है, मतलब उसमें से गैसें कौन कौन सी निकलती हैं, कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो उसकी बात कीजिए तो प्रमुख रूप से जो गैसें निकलती है वो कौन सी निकलती हैं, जलवाष्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवाष्प, H2O, फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जलवाष्प, सर्वाधिक मात्रा में ये गैस निकलती है, ठीक है ना, जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में ये निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि है, ठीक है। हाँ, उद्गार के समय ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही आपको, भूगर्भ अर्थात पृथ्वी के अंदर में जो तरल पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है सतह पर, उसको लावा बोलते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए, एक्टिव वोल्केनो की बात की जाए तो सक्रिय ज्वालामुखी जो होती है ना, उसमें क्या होता है, प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होते रहते हैं, मतलब विस्फोट और उद्भेदन अर्थात उसमें से जो पदार्थ हैं, गैसें, जो भी पदार्थ हैं, गैसें हैं, निकलती रहती हैं, ठीक है। हाँ, संसार का सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये है किलायु। कहाँ पर ये, हवाई द्वीप, जो कि कहाँ है, USA में। आकार की दृष्टि से सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो वो कौन सा है, मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ कहाँ पर है, हवाई द्वीप में ही, समझ पा रहे हैं इस बात को। उसके बाद विश्व का जो सबसे ऊंचा, ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे सक्रिय किलायु, सबसे बड़ा मोना लोआ, और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ सक्रिय की बात हम अभी कर रहे हैं, वो है ओजोस डेल सलाडो। ये कहाँ पर है, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ये कहाँ पर है भाई, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये ध्यान रख सकते हैं, यूरोप का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो कौन सा है, माउंट एटना, इटली में है, सिसिली द्वीप पर, माउंट एटना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, स्ट्रम्बोली, सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना।
एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अन्य एग्जाम्पल्स में फ्यूजियामा ध्यान रख सकते हैं जो कि जापान में है। जगह याद रखिएगा कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है। कोटोपैक्सी की बात की जाए इक्वाडोर, ज्वालामुखी पर्वत है ये। और विसुवियस की बात की जाए तो इटली। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आगे मैंने टेबल बनाकर दिखाया है, थोड़ा सा वेट कीजिए। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात की जाए, डोरमेंट वोल्केनो की बात की जाए, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होती हैं जिनमें मतलब काफ़ी समय से कोई उद्भेदन हुआ नहीं है, कोई विस्फोट हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है कि हो सकता है उसमें ऐसा कुछ। ठीक, लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं, लेकिन संभावना है। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में है माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पर है, यूएसए में है। जगह याद रखिएगा, फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका, माउंट सेंट हेलेंस जो कि यूएसए में है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया है ना कि लावा के ठोस होने के बाद पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान जो है ना उसको प्लूटोनिक चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट, तो ये तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। विस्फोट बंद हो चुका है, अब कोई संभावना ही नहीं है भविष्य में कि विस्फोट इसमें होगा, कोई उद्भेदन होगा, कोई इरप्शन होगा उसमें से। तो मृत ज्वालामुखी की बात की जाए तो विस्फोट बंद हो चुका है, भविष्य में भी संभावना नहीं है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो किलिमंजारो याद रखिएगा जो कहाँ पर है, तंजानिया में है। ईरान में है दामवंद, एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। म्यांमार में है पोपा आदि। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, कुछ और एक बातें देख लीजिए। अफ्रीका अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना, कौन सा है, किलिमंजारो ही है। किलिमंजारो है जो कि मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उसके बाद ज्वालामुखी शंकु, हाँ ये तो देखिए ज्वालामुखी शंकु जो है ना, जैसे ज्वालामुखी हो विस्फोट के बाद शेप ऊपर की तरफ कुछ ऐसा बन जाता है ना, और ऊपर देखिएगा यहाँ पर गड्ढा टाइप का यहाँ पर बन जाएगा, ऊपर से जब टॉप से देखिएगा ना तो ऐसा कुछ बन जाता है, इसमें मतलब पानी जमा हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कहा गया ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली आकार को क्या बोलते हैं, क्रेटर। ऊपर जो आकृति पाई जाती है जनरली नाद के जैसा, उसको बोलते हैं क्रेटर। और बुल्डाना जो महाराष्ट्र में है, ये क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। सॉरी, बुल्डाना महाराष्ट्र में मतलब जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, जैसे कि माउंट किनाबालू, ये ज्वालामुखी का एग्जाम, इधर ज्वालामुखी लिखा हुआ है, इधर देश लिखा हुआ है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है ना, किस देश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको नोट किया है। माउंट किनाबालू की बात की जाए तो ये मलेशिया, मैचिंग में ये क्वेश्चंस दे देते हैं। तो मैचिंग में मान लीजिए 4 देते हैं, 4 ज्वालामुखी का नाम देते हैं, 4 देश का नाम देते हैं, मैच कराने को बोलते हैं। तो उसमें से आपको अगर 2 भी पता है ना तो 95% चांस है कि आप क्वेश्चन को सही टिक कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो माउंट किनाबालू की बात की जाए तो ये मलेशिया में है। कोलिमा की बात की जाए तो मैक्सिको में है। ठीक है, सवनकाया की बात की जाए तो पेरू में है। माउंट मेरापी की बात की जाए तो इंडोनेशिया में है। माउंट येरिबस की बात की जाए तो अंटार्कटिका में है। अल्बुर्ज ईरान में है। माउंट रेनियर की बात की जाए तो यूएसए में है। माउंट एटना की बात की जाए तो इटली में है। पेरिकुटीन की बात की जाए तो मैक्सिको में है। और क्राकाटाओ की बात की जाए तो इंडोनेशिया में है ये। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। उसके बाद भूकंप की बात कर लेते हैं। तो भूकंप के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं भूकंप आने के, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थियरी है उसके अंतर्गत भी आप चीज़ें पढ़े होंगे कि उनमें घर्षण होता है, उनकी वजह से भूकंप आता है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी देखे है ना, प्लेट विवर्तनिक थियरी। जैसे ये पास में है, 1 मिनट, ऐसे ये मूव कर रही हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी 2 प्लेटें हैं इधर की तरफ दूर जा रही हैं। तो जो दूर जा रही है ना, इनको अपसारी गति बोलते हैं, इसको रूपांतरित गति बोलते हैं, इसको अपसारी गति बोलते हैं। इसकी वजह से, अपसारी गति की वजह से मतलब इसी क्रिया के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट। एक होता है अभिसारी, मतलब एक ही तरफ वो आते हैं, टकरा सकते हैं। टकराने के बाद हाँ, इस क्रिया की वजह से वो पर्वत का निर्माण भी होता है, जैसे हिमालय पर्वत का जो एग्जाम्पल है। ठीक है, टकराने की वजह, इसको अभिसारी गति बोलते हैं, अभिसारी गति बोलते हैं। अब इसमें घर्षण की वजह से भूकंप आ सकता है। तो ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन हमें जो अभी जानना है वो ये जानना है
भूकंप से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनको मैंने यहाँ पर नोट किया, उसकी एक एक करके बात करते हैं। मान लीजिए भूकंप आता है, तो भूकंप बेसिकली क्या होता है, पृथ्वी के अंदर कोई ऊर्जा रिलीज होती है। ऊर्जा रिलीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो ऊर्जा रिलीज होगी तो उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, पृथ्वी के सतह पर भी पड़ेगा, ठीक है ना। ऊर्जा जब मुक्त होगी तो ऊर्जा जब मुक्त होती है ना जहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल। चाहे ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ से भूकंप की शुरुआत हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, अर्थात भूकंप मूल। और पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर, ये तो पृथ्वी के अंदर की बात हो गई, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जो ये जो भूकंप यहाँ पर ये ऊर्जा रिलीज हुई है, ये सबसे पहले पहुँचती है, सबसे पहले आभास होता है, सबसे पहले फील होता है, वो कहाँ पर होता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पर। और इसका नाम क्या है, अधिकेंद्र है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है, अधिकेंद्र, अर्थात इपिसेंटर, इंग्लिश में इपिसेंटर बोलते हैं। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भूकंप मूल है जहां पर भूकंप जनरेट होता है, और सबसे पहले फील कहाँ किया जाता है, सबसे पहले महसूस कहाँ किया जाता है, सबसे पहले कहाँ फील किया जाता है, सबसे पहले अधिकेंद्र पर, सबसे नजदीक में यही है, सबसे पहले अधिकेंद्र पर महसूस होता है भूकंप का झटका, ठीक है। चलिए उसके बाद बात, हाँ ये तो मैंने लिख ही दिया, भूकंप मूल जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात ओरिजिन है भूकंप का। अधिकेंद्र भूकंप मूल से ठीक ऊपर, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, समकोण। सर्वप्रथम भूकंप यहीं पहुंचता है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, कुछ एक वेव्स हैं, 3 टाइप के, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, पी टाइप के, एस टाइप के और एल टाइप के वेव्स है। एक एक करके सारी बातें करते हैं। प्राइमरी तरंग की बात की जाए, प्राइमरी वेव की बात करल जाए तो का होखे के चाहिए। देखिए प्राइमरी तरंग की बात की जाए तो देखिए आपको ध्यान ये रख लेना, हल्का सा ध्यान रखना है कि ये ध्वनि तरंग के समान होता है, मतलब साउंड वेव के। और साउंड वेव जो है कई का एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, अनुदैर्ध्य तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, हल्का फुल्का बता देता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इस टाइप का मूवमेंट जो होता है ना, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, ठीक, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और ऐसे जो मूवमेंट होता है ऐसे, जैसे ये साउंड वेव का एग्जांपल है, साउंड ऐसे वाइब्रेट करते करते जहाँ पहुँचना होता है पहुँच जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। और ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश, वो ट्रांसवर्स का ही एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव का। खैर चलिए, आपको ये बस मोटा मोटा ध्यान रख लेना है कि प्राथमिक तरंग जो है ना, ये ध्वनि तरंग के समान होता है, और ये कई का एग्जाम्पल है अनुदैर्ध्य तरंग का। हाँ, सर्वाधिक जो गति होती है ना इसी वेव की होती है, पी वेव की, प्राइमरी वेव की सबसे ज़्यादा गति होती है, उसके बाद एस की, सेकेंडरी वेव की, उसके बाद एल की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गति जो होती है ना, सर्वाधिक गति, वो काई की होती है, पी की। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये जो है ना तीनों मीडियम से गुजर सकता है, अर्थात गैस से, लिक्विड से एवं ठोस से, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से। द्वितीय तरंग की बात की जाए, सेकेंडरी वेव की बात की जाए तो ये अभी बता दिया है मैंने, ये प्रकाश तरंग का, लाइट वेव के समान है, ये प्रकाश तरंग का एग्जाम, ये अनुप्रस्थ क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग अर्थात ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे ये जो है ना ध्वनि तरंग के समान है, द्वितीयक तरंग का के समान है, प्रकाश तरंग के समान है, हल्का सा ध्यान रख लेना है आपको। और अभी मैंने समझा ही दिया है कि प्रकाश तरंग का एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का। हाँ, इसकी जो गति होती है ना पी तरंग से कम होती है, अभी बता दिया, पी सबसे ज़्यादा, उसके बाद एस, उसके बाद एल। और ये जो है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये लिक्विड से नहीं गुजरती है, ठीक, ये वाली वेव लिक्विड से नहीं गुजरती है। उसके बाद एल वेव की बात कीजिए, लॉन्ग वेव या फिर धरातलीय तरंग, ठीक, दोनों नाम है, धरातलीय तरंग या फिर लॉन्ग वेव, लंबी तरंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आराम से घूमते घामते टहलते हुए टंडेली करते हुए पहुंचती है, ठीक है। दोनों की अपेक्षा, मतलब P और S की अपेक्षा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, P की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उसके बाद S की, उसके बाद L की, तो सबसे कम स्पीड L की होती है, ध्यान रखिएगा। और ये सर्वाधिक दूरी तय करती है, एकदम घूमते घामते आराम से मस्ती करते हुए, ठीक है, आतंक मचाते हुए, ठीक। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है ये वाली वेव, और सबसे अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, विनाशकारी इंपॉर्टेंट थोड़ी है विनाश लाना, ठीक। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि एल वेव जो है ना, ये सबसे अधिक विनाशकारी है। तीनों में सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन है, एल वेव। वैसे भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है, एक बार हिला दिए छोड़ दिए, हो सकता है कि मतलब हिला के छोड़ दिए तो पेड़ नहीं गिरेगा, नहीं गिरने की संभावना है, बट आराम से ही उसको मतलब हिलाते रहिए, लगातार हिलाते रहिए, तो एक बार पेड़ उखड़ ही जाएगा,
ठीक, वही एग्जाम्पल इस में भी सेट कर सकते हैं। ये देर तक रहता है, ये आराम से घूमते घूमते, ठीक ना। ये जो वेव होता है ना, ये वाली वेव जो होती है ना, एल वेव, ये देर तक रहती है, इसीलिए सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ठीक, ये सर्वाधिक दूरी तय करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से पहले आप जान जाइए सिस्मोग्राफ। इसके तहत भूकंप का पता लगाया जाता है, ठीक, और उसे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के तहत, है ना। भूकंप मापी यंत्र है भूकंप, ये सिस्मोग्राफ। हाँ, इसको ये जो सिस्मोग्राफ है ना, ये अलग अलग स्केल पर ये इस भूकंप को मेजर करता है। जैसे एक स्केल हो गया रिक्टर स्केल, एक हो गया मार्केली स्केल। रिक्टर स्केल पर ना भूकंप के परिमाण को, अर्थात मैग्नीट्यूड का मापन किया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर पूछे हुए क्वेश्चंस के आधार पर बात की जाए तो उनके कहने का मतलब, जो क्वेश्चन में बोल देते हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो भूकंप की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो रिक्टर स्केल टिक लगाया जा सकता है, क्योंकि मार्केली स्केल ऑप्शन में देते नहीं है। ठीक, तो इसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन कायदे से देखा जाए तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन होता है, इंटेंसिटी का जो मापन होता है, वो मार्केली स्केल पर होता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा मापन होता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप के परिमाण का और मार्केली स्केल पर भूकंप की तीव्रता का। लेकिन क्वेश्चन में अगर भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, रिक्टर स्केल ये नहीं दिया हुआ है, तो रिक्टर स्केल नहीं मारेंगे ना। और अधिकांशतः क्वेश्चंस में यही दिया रहता है और ये पूछा रहता है। ठीक, तो बिना टेंशन के आप रिक्टर स्केल टिक मार सकते हैं। उसके अलावा कोई और भूकंप से संबंधित क्वेश्चन होता है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ भी होता है, तो सिस्मोग्राफ टिक मार सकते हैं। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बोल दी है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि भूकंप के फलस्वरूप समुद्र में जो उठने वाली लहरें होती हैं, उठने वाली जो तरंग होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं, सुनामी। और सुनामी कहाँ का शब्द है, जापानी शब्द है। हाँ, प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित जो क्षेत्र है ना, वो है रिंग ऑफ फायर। मैप में देखिएगा, इधर की तरफ मान लेते हैं, 1 मिनट हल्का फुल्का मैप बनाता हूँ। ये मान लीजिए एशिया वाला पोर्शन है, इधर की तरफ ये अमेरिका वाला पोर्शन है, तो ये प्रशांत महासागर है मान लीजिए। तो ये वाला जो एरिया है ना, ऐसे ऐसे मैप में आप देखेंगे तो ये रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। तो जो प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित क्षेत्र है, वो कौन सा है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है ना, भारत का मैप जब देखेंगे उत्तर पश्चिम वाला जो प्रदेश है भारत, हाँ, उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है ना भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अभी मैंने बताया था प्लेट विवर्तनिक थियरी के बारे में आपको, उसकी वजह से जो भूकंप आता है भारत के उत्तर पश्चिम में। मोटा मोटी ये मैप, 1 मिनट, भारत का मैप आपको तो ध्यान होगा ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं। ठीक, मैं पूरा नहीं बना रहा, इधर की तरफ उत्तर पश्चिम वाला, इधर की तरफ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद चलिए, वीडियो की ये लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आगे हम सारी बातें कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।